हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कमल तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स को, अपने थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट्स को का स्वागत करती हूँ अपने सेकंड लेक्चर तुलनात्मक लोक प्रशासन के संदर्भ में जो मैंने तैयार किया है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या होता है। आप स्क्रीन पर अपनी देख रहे हैं कि सेकंड लेक्चर में तुलनात्मक लोक प्रशासन के लक्ष्य के बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, जब हम किसी विषय के लक्ष्य की बात करते हैं तो हमारा अर्थ ये होता है कि उस विषय का आधार क्या है। अर्थात अगर हम तुलनात्मक लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं, तुलनात्मक लोक प्रशासन को एज ए डिसिप्लिन हमने स्वीकार किया है, तो उसका लक्ष्य क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा, तुलनात्मक लोक प्रशासन का आधार अत्यंत ही व्यापक है और हम इसके लिए कोई सीमा तय नहीं कर सकते कि तुलना किन किन क्षेत्रों की जाए। लेकिन एक डिसिप्लिन के तौर पे हमें कुछ सीमाओं में बांध करके हमें अपनी बात को रखना पड़ेगा। इसलिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा आपका एक फ्रेमवर्क आप अपने दिमाग में तैयार कीजिए कि हम तुलनात्मक लोक प्रशासन के लक्ष्यों को किस प्रकार से चिन्हित कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहला पॉइंट इसमें है आपका कि तुलनात्मक लोक प्रशासन में तुलना का आधार अत्यंत ही व्यापक होता है, जो कि आपको क्लियर हो चुका है। तुलनात्मक जो लोक प्रशासन है, उस तुलना संगठन के दो स्वरूपों की होती है। आप सभी जो लोक प्रशासन के विद्यार्थी हैं वो इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें संगठन ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, संगठन ही सबसे महत्वपूर्ण आधार है। तो जब हम तुलना कर रहे हैं तो हम संगठन के, जैसा कि आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, संगठन के दो बेसिक रूप होते हैं। एक उसका फॉर्मल रूप जो हमें दिखाई पड़ता है, एक उसका इनफॉर्मल रूप जो हमें उसकी कार्य प्रक्रिया में दिखाई पड़ता है। तो हम इन दोनों स्वरूपों के आधार पर संगठन की तुलना कर सकते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी व्यक्ति को देखें, बाहर से एक बार मिलें और देखें, उससे केवल आपकी हाय हेलो हो, बातचीत नहीं हो ज़्यादा, लेकिन जब वो व्यक्ति आपके साथ आपके ऑफिस में, आपके घर के पड़ोस में रहने आ जाए और जब आपका उससे इंटरेक्शन हो, तब आपको ये समझ आता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक संगठन को हम इसी तरह से समझ सकते हैं। औपचारिक संगठन की तुलना का मतलब ये होता है कि जो हम एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के सेट नॉर्म्स हमने जो बनाए हुए हैं, जो निर्धारित प्रक्रियाएं, पद सोपान होता है किसी भी संगठन में, कार्य का विभाजन होता है, कार्य के विभाजन के अनुरूप श्रम का विभाजन होता है, श्रम के विभाजन के अनुसार हायरार्की होती है, पद सोपान होता है, प्रत्यायोजन होता है और तमाम तरह के जो औपचारिक संगठन की फ्रेमिंग के जो तथ्य हैं उनके आधार पर हम एक तुलना कर सकते हैं। यह तुलना बहुत ही स्थूल तुलना होती है और इसमें हमारे पास विवरणात्मक एक विश्लेषण के अलावा और अधिक स्थान हमारे पास अध्ययन का, तुलना का नहीं होता। लेकिन ये हमारी नॉलेज को एनहांस करता है। अगर हम दो देशों के औपचारिक संगठनात्मक स्वरूपों की तुलना करते हैं तो ये हमारे विज़न को, हमारे नॉलेज को काफ़ी अपडेटेड करता है और काफ़ी विस्तारित भी करता है। दूसरा आता है आपका अनौपचारिक जो तुलना करते हैं। अनौपचारिक तुलना से, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे किसी व्यक्ति का व्यवहार होता है, उसी तरह से हम संगठन में कार्य करने वाले लोगों को जो अभौतिक कारक जो संगठन के होते हैं, उनका परस्पर व्यवहार, उनकी कार्य संस्कृति, उनका संगठन के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता, जो हमें दिखाई नहीं देते, हमें विजुअली वैसे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हमें उनके कार्य करने के तरीके में वो चीज़ दिखाई पड़ेगी। तो जैसे हम किसी कॉलेज में जाते हैं, हम कहते हैं डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, तो डिसिप्लिन हमें दिखता है कि शोर नहीं है, क्लासेस ठीक से चल रही हैं, तरीके से सब काम हो रहे हैं, हम कहते हैं डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब ये कि तुलना का एक आधार किसी अनौपचारिक प्रक्रिया को भी हम बना सकते हैं। जैसे कि अभिप्रेरणा का मैकेनिज़्म
किसी प्राइवेट सेक्टर में किस तरह का है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में किस तरह का है, या दो गवर्नमेंट सेक्टर में किस तरह के मैकेनिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है। जैसे हमारे बहुत सारे प्रयोग जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं वो करते हैं। जैसे कॉलेज एजुकेशन में कमिश्नर जो पिछले थे उन्होंने ये कहा कि जो वर्क फ्रॉम होम अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, उनको कैटेगराइज किया जाएगा और अच्छे काम करने वालों को एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। तो ये एक मोटिवेट करने का तरीका है। तो हम इसको इस तरह का भी एनालिसिस हम करते हैं और ये एनालिसिस सूक्ष्म होता है और इसमें हमें व्यापक स्तर पर फील्ड में जाकर के भी काम करना पड़ता है और लोगों से मिलकर के भी उनके बारे में हमें जानकारी लेना पड़ता है। दूसरा हमारा है तुलना का व्यवहारिक पक्ष। देखिए ये अनौपचारिक जो मैंने आपको संगठन की बात की, अनौपचारिक स्वरूप की बात की, उसी में से कुछ पॉइंट्स मैंने व्यवहारिक पक्ष के लिए में से ड्रॉ किए हैं। इसमें से कुछ चीज़ों को मैंने पॉइंट आउट किया है जो कि संगठन के एक सांस्कृतिक स्वरूप, संगठन का सांस्कृतिक स्वरूप कहने से अभिप्राय ये है कि आप जिस वर्क कल्चर जो वहाँ की है वो डिसाइड करती है कि वहाँ का व्यवहारिक पक्ष कैसा है। अगर संगठन के लोग परस्पर आपस में एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं, वहाँ फेवरिज्म को अपनाया जाता है, पक्षपात बहुत किया जाता है, या और किसी प्रकार के फैक्टर्स के आधार के ऊपर काम किया जाता है, कुछ व्यक्तियों की जो पहुंच है उन व्यक्तियों को कोई रिलैक्सेशन दिया जाता है, अगर इस तरह की चीज़ें संगठन में हैं और वो वहाँ के हायरार्की में, पद सोपान में उच्च अधिकारियों के या अधीनस्थ अधिकारियों के व्यवहारों को प्रभावित कर रही हैं, तो वो भी संगठन के लिए तुलना का एक विषय हो सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें संगठन की कार्यकुशलता और लक्ष्य प्राप्ति को बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। तो इसमें हम ले सकते हैं कार्यरत व्यक्तियों की भूमिका। जो रोल प्ले होता है वो हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के या बिहेवियरल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पक्ष में उसको हम काफ़ी महत्व देते हैं। कार्यरत व्यक्तियों की भूमिका किस प्रकार की है, वो भूमिका जिस तरह की डिसाइडेड है वैसी ही है, या वो भूमिका सिर्फ लग रही है, काम नहीं हो रहा है, या संगठनात्मक व्यवहार का स्वरूप कैसा है, क्या कुछ व्यक्ति विशेष के आधार पर संगठन चलाया जा रहा है, या सबको सहभागितापूर्ण ढंग से संगठन के कार्यों में शामिल किया जाता है। ये चीज़ें, इसके अलावा नीति और निर्णय के सूत्र कहाँ पर हैं, क्या संगठन, जैसा हर्बर्ट साइमन ने कहा कि हायरार्की वैसी नहीं होती जैसे दिखती है, बल्कि हायरार्की तो उल्टी होती है। तो वो यानी कि हम किसी संगठन के जो संचालन के सूत्र हैं, उसके नीति और निर्णय के सूत्र हैं, उनकी भी तुलना को करके और हम एक अच्छा एक डिस्कशन, एक अच्छा जो एक रिसर्च जो है वो हम कर सकते हैं। तो तुलना के व्यवहारिक पक्ष में ये तीनों चीज़ें, कार्यरत व्यक्तियों की भूमिका, संगठनात्मक व्यवहार का तरीका और नीति और निर्णय के सूत्र, और ये भी कि इन सब तीनों चीज़ों पर जो संगठन का प्रमुख अधिकारी है, जो टॉप पर बैठे हुए एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो संगठन के शीर्ष अधिकारी हैं, उनका इन सबसे क्या सरोकार होता है, उनका कितना महत्व होता है सरकारी में और प्राइवेट में, दोनों में। हम ऐसे भी तुलना कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि तुलना का फलक इतना व्यापक है कि हम उसमें कोई डिसाइडेड चीज़ नहीं बता सकते कि ये चीज़ तुलना कीजिए, लेकिन हमने फिर भी कुछ मोटे मोटे पक्षों को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। देखिए नेक्स्ट इसमें है तुलना का भौतिक पक्ष। भौतिक पक्ष से मतलब होता है कि आपके जो चीज़ें आपको विजिबिलिटी जिनकी है, आपको दिखाई पड़ता है। जैसे आप किसी ऑफिस में काम करने जाते हैं तो ये आप ज़रूर सोचेंगे कि वहाँ एटलीस्ट आपको बैठने के लिए चेयर, और गर्मी का मौसम है तो पंखा तो उपलब्ध हो। लेकिन आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ आपको बैठने उठने की भी असुविधा है, जहाँ आपको प्रॉपरली बिजली सप्लाई नहीं हो रही है, जहाँ आने जाने में सड़क बहुत नहीं है, बहुत व्यवधान है, वहाँ ऑफिस में भी ऑफिस में भी आपको जो है
उपलब्ध भौतिक संसाधन पूरी से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वो चीज़ें आपके कार्य के ऊपर प्रभाव डालेंगी। तो संसाधनों की उपलब्धता को भी हम एक तुलना का आधार बना सकते हैं और इसके आधार पर हम ये भी तय कर सकते हैं कि क्या संसाधनों की उपलब्धता ही लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। जैसा कि हम मोटिवेशन की थ्योरी में, हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी में हम पढ़ते हैं और दूसरी थ्योरीज में हम पढ़ते हैं कि कहीं ये चीज़ें बहुत प्रभाव डाल देती हैं और कहीं ये चीज़ें प्रभाव नहीं डालती। तो हमें इन चीज़ों की भी तुलना हम कर सकते हैं। संसाधनों के उपयोग का तंत्र कैसा है? ऐसा तो नहीं कि संसाधन है लेकिन उन्हें उपयोग में लेने नहीं दिया जा रहा या उन्हें उपयोग में लेना ही नहीं चाहते, या दूसरी चीज़ ये भी है, तीसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया कि संसाधन व लक्ष्यों के बीच में अंतर संबंध कितना है। तो आपके पास में संसाधन मुहैया हैं और उन संसाधनों का बेहतर ढंग से एक बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से प्रयोग किया जा रहा है, या कम साधनों को भी इस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है कि आपको कमी महसूस नहीं हो रही, ये किसी संगठन के भौतिक पक्ष से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो संगठन के लक्ष्यों को और उसकी कार्य प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। एक तीसरा पॉइंट जो हम तुलना का दे रहे हैं वो है तुलना का नैतिक पक्ष। देखिए, नैतिक पक्ष कहने से हमने कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि ये जो विषय की जो एक ब्रांच है तुलनात्मक लोक प्रशासन, ये काफ़ी लॉजिकल और बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर काम करती है। तो ये नैतिक पक्ष जैसा एक चीज़ हम इसमें क्यों शामिल कर रहे हैं? इसमें इसको शामिल करने का कारण ये है कि जो समस्याएं हैं वो बेसिकली समस्याएं कई बार ऐसा होता है कि समस्याओं का स्वरूप किसी बहुत ही इलॉजिकल परिस्थिति से या इलॉजिकल व्यक्तियों के व्यवहार से जुड़ा हुआ होता है, इलॉजिकली। तो हम जब समस्याओं को देखें तो हमें उनको गहनता में जाने की ज़रूरत है कि क्या ये समस्याएं वास्तव में होनी चाहिए इन कारणों की वजह से कि वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर फर्नीचर नहीं है, वहाँ सैलरी ठीक से नहीं मिलती है, या ये समस्याओं का मूल कुछ ऐसे लोगों से है जो संगठन में काम करना ही नहीं चाहते और संगठन के और लोगों को काम करने देना नहीं चाहते। तो समस्याओं के मूल को विस्तार से समझना, एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से समझना, ये भी तुलना का हमें इसका एक नैतिक पक्ष समस्या का समझना होगा। कुछ लोग काम करते हैं लेकिन उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, उन्हें संगठन में वो स्थान नहीं दिया जा रहा है, तो वो संगठन में काम फिर इच्छा से नहीं कर रहे हैं। फिर विशिष्टताओं का तार्किक आकलन हमें करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा अगर कोई संगठन जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और बहुत अच्छा हाई मॉरल है, सब चीज़ें टाइम टू टाइम उपलब्ध हैं और वो बहुत हाई अपने लक्ष्यों को बहुत कुशलता से प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें उसको, अगर हम उसके बरक्स, अगर हम उसके जैक्सापॉट में हम ऐसे संगठन को रखते हैं जो अभावों में रह कर के भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उस लेवल पर नहीं कर रहे, तो हमें उस नैतिक पक्ष को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अगर हम किसी तुलना का कोई आधार बना रहे हैं तो हमें वो संगठन किसी भी सीमा पर हम उस संगठन को कमतर नहीं मान सकते। इसी तरह समता और असमता के आधारों के चयन में भी हमें थोड़ा सा अपना मॉरल एटीट्यूड अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम संगठन के जो तुलना है वो बेहतर ढंग से कर सकेंगे। तो मैंने अपने इन तीनों पॉइंट्स में आपको कुल मिलाकर के सारांश में अगर मैं कहूँ तो मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन को आप एक बहुत बड़े विज़न से स्वीकार कीजिए और इसमें आपको ये समझने का ज़रूर कोशिश करना होगा कि तुलना केवल हम संगठन के हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए लोक प्रशासन के विद्यार्थी होने के नाते कि हम संगठन के को इस रूप में समझते हैं कि कोई संगठन जो काम कर रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में कर रहा है। और आज जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो एक तरह का फासला घटता चला जा रहा है और जो जिस तरह का प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो इन दोनों को ऐसा अंतर पैदा कर रही हैं या ऐसी समानता पैदा करना चाहती हैं जिससे कि हम तुलना के बेहतर आधारों को पकड़ सकते हैं अपने शोध के लिए या अपने अध्ययन के लिए। तो अगले लेक्चर में मैं आपको नए बिंदु से हम परिचय करेंगे।